Good morning friends, I am हरवीर सराधना. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान. सो फ्रेंड्स, आप कैसे हो दोस्तों? आप अच्छे ही होंगे, मैं उम्मीद करता हूं. और आप रेगुलर करंट अफेयर्स भी देख रहे होंगे, क्योंकि आपका ये आधा घंटा आपके जीवन को बदल सकता है. तो देखिए, हम आज बात करेंगे दोस्तों 16 जून के करंट अफेयर्स बाय एच.एस. सर, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है. दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें. दोस्तों वीडियो को लगातार शेयर करते रहें. अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की. तो देखिए, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों. तो देखिए, किस राज्य ने सभी जिलों में ट्रू नाट मशीन सफलतापूर्वक स्थापित की है? दोस्तों, ये कोविड-19 के परीक्षण को लेकर ही है ट्रू नाट मशीन. तो ये कौन सा राज्य है जिसने इसको सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी. बात करते हैं दोस्तों यूपी की. हम बात करते हैं तो यूपी के सीएम आप जानते हो योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और कैपिटल लखनऊ है. लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं. लखनऊ की चिकन की कढ़ाई प्रसिद्ध है दोस्तों. ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों ये एग्जाम्स में कंटिन्यू आते रहते हैं यही क्वेश्चन. यहाँ का जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है. तो आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाता है. तो देखिए, ये मैं वैसे बता चुका हूँ आपको कि भाई यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, राजधानी लखनऊ, लखनऊ की चिकन की कढ़ाई प्रसिद्ध है, नवाबों का शहर कहते हैं, दूधवा नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है. राजस्थान का लखनऊ दोस्तों टोंक को कहते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए, हाल ही में भारत के न्यायवादी का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है. भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? दोस्तों एक्चुअल में भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण नई नियुक्ति नहीं की गई और इसी वजह से जो पुराने महान्यायवादी हैं उन्हीं का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है. तो दोस्तों कौन है अभी वर्तमान में महान्यायवादी? ये हैं दोस्तों के वेणुगोपाल. ये आपको याद रखना है. बाकी देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए में मैंने किसको शामिल किया है? तो दोस्तों एमसी सीतलवाड़. एमसी सीतलवाड़ कौन है दोस्तों? भारत के पहले महान्यायवादी थे. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़. एचएल दत्तू कौन है दोस्तों? ये हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं. सुनील अरोड़ा कौन है दोस्तों? ये हैं भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों. तो ये चारों ऑप्शन से आपको 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये ध्यान रखें. तो देखिए, हम थोड़ा सा इसके ऑप्शन राइट आंसर क्या हो गया, बी. बात करते हैं भारत के जो महान्यायवादी है दोस्तों उसके बारे में हम बात करते हैं. तो ये आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों. कार्यकाल 3 वर्ष होता है दोस्तों. कम से कम 5 वर्ष तक यदि किसी भी व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में कार्य किया है तो वो क्या बन सकता है दोस्तों, महान्यायवादी. या फिर 10 वर्ष तक वो वकालत की हो उच्च न्यायालय में तो वो भी महान्यायवादी बन सकता है. ठीक है, तो ये इतना आपको जानना है. हर क्वेश्चन हर पॉइंट से बनेगा दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों. तो देखिए, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में ग्लोबल अल्टरनेटिव कंपनी टीपीजी ने कितने रुपए का निवेश किया है? तो दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म में तो कंटिन्यू निवेश होता जा रहा है और जियो प्लेटफॉर्म जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन अब 4.91 लाख करोड़ हो चुकी है दोस्तों. और अभी जो ग्लोबल अल्टरनेटिव कंपनी है उसने 0.93% शेयर खरीदे हैं. 1% शेयर भी नहीं खरीदे हैं दोस्तों. और वो कितने के खरीदे हैं? यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपका 45 करोड़. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. राइट आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. तो देखिए, हाल ही में बसंत राय जी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो दोस्तों बसंत राय जी क्या थे?
रणजी के बहुत पुराने प्लेयर थे जो अब तक जिंदा थे, अभी उनका निधन हुआ है, तो क्रिकेटर हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली, वह क्या थे? तो दोस्तों इसके बारे में तो वैसे आप सभी को पता होगा कि भाई सुशांत राजपूत एक एक्टर थे, अभिनेता थे, जिन्होंने MS धोनी मूवी बनाई, छिछोरा बनाई, कई अच्छी फिल्में बनाई, काफ़ी अच्छी ऊंचाइयां छू रहे थे। कुछ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई उनकी कुछ मूवी चल नहीं रही थी, इस वजह से कर लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या वो करीब 2-2.5 साल से डिप्रेशन में चल रहे थे और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने शामिल इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये तो आप सभी को पता है कि सुशांत राजपूत क्या थे, लेकिन मैंने इसलिए शामिल किया है इसको कि भाई भारत में क्या स्थिति है सुसाइड की। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, तो भारत में 2016 में 2.30 लाख यानी 2,30,000 आत्महत्याएँ हुई। भारत में अधिक आत्महत्या दक्षिण भारत में होती हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक 12.5%, महाराष्ट्र में 11.9% और पश्चिम बंगाल में 11%। बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर भारत में टोटल कुल वर्ल्ड की 17.5% मतलब आत्महत्या भारत में होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए किस राज्य ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना अपनाने का फैसला किया है? दोस्तों एक्चुअल में ये फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल होता क्या है, पहले तो हम ये बताते हैं कि कौन से राज्य ने इसको अपनाने की बात कही है। तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में अभी मैंने बताया था। लेकिन ये फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल क्या होता है दोस्तों? ये होता है कि जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बना दी, उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग बना दी, उसके ऊपर फैक्ट्री की तीसरी बिल्डिंग बना दी। इस तरीके से जो बिल्डिंग बनाते हैं उसे फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में RBI ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा के लिए कितने सदस्य का पैनल स्थापित किया है? RBI ने दोस्तों अभी जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनके स्वामित्व को लेकर कॉरपोरेट जो संरचना है यानी निगम की संरचना है उसको लेकर के एक पैनल गठित किया है, जिसमें कितने सदस्य हैं दोस्तों? 5 सदस्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और RBI की हम बात करते हैं तो दोस्तों RBI एक्ट आया था 1934, उसके तहत RBI का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI के पहले जो गवर्नर बने थे वो अंग्रेज थे, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न। RBI के पहले भारतीय गवर्नर बने थे दोस्तों CD देशमुख। अभी हम बात करते हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं गवर्नर, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में किस देश के पैटागोनिया क्षेत्र में 74 मिलियन वर्ष पुराने स्तनपायी के दांत खोजे गए? दोस्तों जो पैटागोनिया क्षेत्र है यहाँ पर 74 मिलियन वर्ष पुराने स्तनपायी के दांत खोजे गए हैं। तो ये कौन से देश में पड़ता है पैटागोनिया क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पैटागोनिया क्षेत्र पड़ता है चिली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए हाल ही में जारी सिप्री क्या है दोस्तों? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये दोस्तों? ये स्टॉकहोम में, स्वीडन की कैपिटल में। ठीक है, शांति के लिए काम करती है ये। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस के पास हैं, जिनकी संख्या कितनी है? यानी सर्वाधिक जो एटॉमिक जो क्या है वेपन्स हैं दोस्तों वो रशिया के पास हैं। कितने हैं दोस्तों? अभी 6375। दूसरे नंबर पर 5800 USA के पास है
उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, फिर बाद में देखिए ये सी चाइना को मैंने शामिल किया है। आपका आंसर तो यहाँ पर रूस हो गया दोस्तों। तो देखिए चाइना के पास 320 है दोस्तों और 160 भारत के पास है। भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के पास है 160 और चाइना के पास भी भारत से ज़्यादा है 320। तो ये ध्यान रखना है। RS 2018 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। केवल सिप्री का हेडक्वार्टर पूछा था दोस्तों। तो कहाँ पर है? स्टॉकहोम में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए हाल ही में किस देश ने उड्डयन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जेट जीरो योजना पर कार्य करने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों जेट जीरो योजना पर काम करने की घोषणा की गई है अभी। तो कौन सा देश है जिसने, जेट जीरो का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कार्बन का बिल्कुल भी उत्सर्जन नहीं करना। तो ये किसने किया है दोस्तों? अभी हाल ही में UK, यूनाइटेड किंगडम। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम ने 2050 तक देश को शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान पहल इसी का एक भाग है, ठीक है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य अटलांटिक पारगमनीय उड़ानों को कार्बन मुक्त बनाना है दोस्तों। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बन मुक्त करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया है UK के द्वारा। इसके बाद दोस्तों हम कल के क्वेश्चन की बात करते हैं, जिससे जो हमने आपसे पूछा गया था। काफ़ी स्टूडेंटों ने बहुत बेहतर लिखा है। आप सब भी लिखना स्टार्ट करिए और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाइए। तो देखिए कल का पहला क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये देखिए आपके जो इस बार महिला एवं बाल अपराध जोड़ा गया है राजस्थान पुलिस में, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100% दोस्तों। तो ये कब मनाया जाता है? 12 जून को। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कल का जो बड़ा क्वेश्चन हमने शामिल किया था UPSC को लेकर के, वर्ष 1890 का सिक्किम तिब्बत अभिसमय। तो दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या था 1890 में? भारत में तो ब्रिटिश सरकार थी और तिब्बत के बीच समझौते हुए थे। ल्हासा संधि हुई थी 1904-1906 में। तो उसमें सीमा को एक फिक्स किया था, लेकिन अभी तिब्बत ने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो 1890 वाली स्थिति का दोबारा से पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये चर्चा में बहुत बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। तो देखिए मई 2020 में सिक्किम ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक क्षेत्र नाकुला क्षेत्र में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच झड़पों एवं गतिरोध ने वर्ष 1890 के ऐतिहासिक सिक्किम तिब्बत अभिसमय को पुनः चर्चा में ला दिया है। तो दोस्तों एक्चुअल में तो यहाँ पर तिब्बत में जो कहाँ के सैनिक लड़ रहे हैं? चाइना के लड़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों। तो देखिए रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 1890 के सिक्किम तिब्बत अभिसमय के अनुसार नाकुला क्षेत्र का संबंध भारत से है। रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है कि भाई जो नाकुला क्षेत्र है वो भारत का है, लेकिन चाइना है जो अपना बता रहा है। वर्ष 1975 में सिक्किम के भारत में विलय से पहले चीन ने आधिकारिक रूप से इस सीमांकन को स्वीकार कर लिया था। जब मतलब सिक्किम का भारत में विलय नहीं हुआ था तब तक किस में माना था? नाथुला को दोस्तों, नाकुला क्षेत्र को सिक्किम माना था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? मनमानी कर रहा है चाइना। तो यहाँ मेनली नाकुला क्षेत्र की बात है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए वर्ष 1890 के तिब्बत और सिक्किम अभिसमय को कलकत्ता अभिसमय भी कहा जाता है। कलकत्ता अभिसमय क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इससे संबंधित जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कहाँ पर हुए थे? कोलकाता में हुए थे दोस्तों। आगे बात करते हैं इसमें। तो देखिए यूनाइटेड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड तथा तिब्बत से संबंधित किंग राजवंश एवं सिक्किम के बीच 19वीं सदी की एक संधि थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो 19वीं सदी में संधि हुई थी जिसे सिक्किम अभिसमय कहा जाता है 1890 में। इस संधि पर भारत के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। तो दोस्तों यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 1890
में जो सिक्किम अभिसमय हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन थे। और चीनी अम्बान या तिब्बत के निवासी सेंग ताई, तो चीनी अम्बान जो तिब्बत के निवासी थे उनके बीच हुआ था 17 मार्च 1890 को कलकत्ता में हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए इसे कलकत्ता अभिसमय कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इस संधि में उल्लिखित 8 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 1 सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इस संधि के अनुच्छेद 1 के अनुसार सिक्किम और तिब्बत की सीमा को पर्वत श्रृंखला में परिभाषित किया गया था। यानी एक पर्वत से मतलब तिब्बत और सिक्किम की सीमा निर्धारित की गई थी। सिक्किम में तीस्ता एवं इसकी सहायक नदियों को तिब्बत की मोचू नदी एवं उसके उत्तर में बहने वाली नदियों से अलग करती है। तो जो तीस्ता नदी है और सहायक नदियां हैं जो तिब्बत की मोचू नदी को क्या करती है दोस्तों, भारत से अलग करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए इस संधि के तहत गठित सीमा भूटान के माउंट गिप मोची से शुरू होकर संबंधित नदियों के जल क्षेत्र से होते हुए नेपाल सीमा तक जाती है। तो भूटान के जो माउंट गिप मोची है वहाँ से होती हुई कहाँ तक जाती है दोस्तों, नेपाल तक जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तिब्बत ने वर्ष 1890 कन्वेंशन की वैधता को मान्यता देने से मना कर दिया और इसके अलावा उक्त कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने से भी मना कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं 1904 की संधि। तो देखिए 1904 की संधि है, वर्ष 1904 में लासा जो तिब्बत की दोस्तों क्या है कैपिटल में ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच एक समझौता के रूप में एक अन्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक तो दोस्तों जो सिक्किम अभिसमय था वो संधि हुई थी, एक लहासा संधि भी हुई थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का शासन था भारत में। तो किस किस के मध्य संधि हुई थी? ये ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसी में, तो देखिए लहासा संधि की बात करते हैं। तो इस अभिसमय के अनुसार तिब्बत ने वर्ष 1890 के अभिसमय का सम्मान करने और सिक्किम एवं तिब्बत के बीच सीमा को मान्यता देने की सहमति जाहिर की। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दी थी दोस्तों, अनुमति देने की कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1906 की संधि। तो देखिए वर्ष 1906 की संधि के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए 27 अप्रैल 1906 को पेकिंग चीन में ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच 1904 में हुए अभिसमय की पुष्टि की थी। तो 1906 में जो पेकिंग की संधि हुई थी चाइना के साथ, उसमें 1904 की संधि की पुष्टि कर दी थी। लेकिन अभी चाइना क्या है, नाकुला क्षेत्र को किसका वो बता रहा है दोस्तों, अपना खुद का हिस्सा बता रहा है, जबकि सभी रक्षा जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग देशों के वो भारत का हिस्सा बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक तो आपको 17 मार्च 1890 ध्यान रखना है, तिब्बत और चीन व सिक्किम तिब्बत अभिसमय ध्यान रखना है। एक 1904 में जो लहासा संधि हुई थी ये पूछी जा सकती है। एक आपसे पेकिंग संधि पूछी जा सकती है जो 1906 में हुई थी। तो दोस्तों ये था आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को कंटिन्यू शेयर कर दिया करो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।